नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव एकदम सर पर हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान होगा। यानी 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होना है। लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे। अब उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहावत है, आप लोगों को पता है कि जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। और ये 100% सच बात है, क्योंकि पूरे देश में इकलौता उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। यानी सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की निगाह उत्तर प्रदेश पर गड़ी रहती है। और यहां जो वोटों का समीकरण है वो भी बहुत दिलचस्प है। यानी हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोग आपको उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगे। और सभी राजनीतिक दल इन वोट बैंक को भुनाने पर लगे रहते हैं और सोचते हैं कि इनका साथ मिल जाए तो चुनाव जीत लेंगे। अब आपको बता दें कि इस चुनावी समर में कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश का महागढ़ और कौन हारेगा, ये आज मैं आपको बता दूंगा। पूरी रिसर्च के साथ बताऊंगा कि कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश का ये महागढ़ यानी महाचुनावी समर। दोस्तों, मैंने अब से पहले, चुनाव से पहले कभी भी इतना ज्यादा फेरबदल चुनावों में यानी उतार चढ़ाव जिस तरह से चल रहा है वो नहीं देखा। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव यानी सबसे ज्यादा असमंजस की स्थितियां, यानी सबसे ज्यादा वो स्थिति जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। स्थितियां लगातार बदल रही है इस चुनाव में। और ये बात सच है कि राजनीतिक दल बहुत ज्यादा असमंजस में हैं। यानी कभी कोई नया दांव चलता है और कभी कोई नया दांव चलता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और सत्ता में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें चाहे देश की बात कर लें। और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही हैं लोकसभा की। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नॉन स्टॉप चुनाव लड़ रही है और इस बार 80 में 80 जीतने का लक्ष्य लेकर वो चुनाव लड़ रही कि 80 की 80 सीटें हम इस बार जीत लेंगे। ऐसा दावा वो क्यों कर रही है ये वो जाने, लेकिन 80 में 80 जीतना तो संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, जो दावा कर रही है कि 80 में 80 जो है वो बीजेपी को चुनाव हरा देंगे। यानी 80 में 80 सीटें बीजेपी को हरा देंगे। बीजेपी लगातार अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही है। कुछ सीटों पे बात फंस रही है, जैसे कैसरगंज लोकसभा सीट की बात कर ले तो ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लें, जैसे पीलीभीत की बात कर ले कि वरुण गांधी को, माफ कीजिएगा, वरुण गांधी का टिकट काट के जितेंद्र प्रसाद को टिकट दे दिया गया। और भी कई सीटें हैं जहां बीजेपी उलझी हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो इंडिया गठबंधन ने जो शुरुआत की थी बीजेपी को हराने की, यानी बीजेपी के चुनावी रथ को रोकने की, उस चुनावी शुरुआत से, यानी वो जो शुरुआत की थी उससे बहुत पिछड़ता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? एक तरफ बीजेपी जो धन बल से बहुत मजबूत है, उसके बाद बहुत बड़ी मैन पावर है, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, वो क्लियर लेके चल रही है कि उसके आगे कोई नहीं, वो जीत के रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का हाल, इस समय कांग्रेस का हाल सब जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे भी बहुत खराब स्थिति है, लेकिन अगर हम सीटों की बात ना भी करें, अगर हम छोड़ दें सीटों की बात, अगर हम बात करें सिर्फ रणनीति पे, क्योंकि जरूरी नहीं कि पिछले चुनाव में कम सीटें आई तो इस बार ज्यादा नहीं आ सकती हैं, जिसकी पिछले चुनाव में ज्यादा सीटें आई इस बार कम नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम रणनीति की बात करें तो रणनीति कांग्रेस की क्या है दोस्तों? अमेठी जैसी सीट जो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी हार चुके हैं, और रायबरेली जैसी सीट जो सोनिया गांधी के हिस्से थी, लेकिन सोनिया गांधी अब
जो है राज्यसभा चली गई है। ये दो महत्वपूर्ण सीटें जो गढ़ मानी जाती है कांग्रेस का, उस पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। वहीं बीजेपी की स्मृति ईरानी जो अमेठी से सिटिंग सांसद है, मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने जो है अपना जो है वहां पर अमेठी सीट पर ठप्पा लगा दिया और जो बीजेपी है उसने स्मृति ईरानी को उतार दिया है। और स्मृति ईरानी देखिए कि अमेठी पर तो चैलेंज राहुल गांधी को लड़ने का कर ही नहीं है, बल्कि वायनाड जहां से राहुल गांधी ने पर्चा भरा है वहां भी जाकर बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रही है और दावा कर रही है कि राहुल गांधी का वायनाड का जो किला है वो भी ध्वस्त कर देंगे। क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई रणनीति है? देखिए, पहली बात बता दूं कि जो चुनाव होते हैं वो रणनीति का गेम होता है, यानी माइंड गेम शुरू में खेला जाता है। राजनीतिक दल माइंड गेम खेलते हैं और सामने वाले को अपनी बातों से, अपनी चालों से, अपने दांव से हराने की कोशिश करते हैं, यानी उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी लगातार ये बात कर रही है, ये चीज कर रही है, वो सामने वाले का मनोबल तोड़ रही है। लेकिन क्या कांग्रेस उस मनोबल को मजबूत करके बीजेपी पर अटैक कर रही है? क्योंकि जिस तरह से रायबरेली की सीट, जिस तरह से अमेठी की सीट खाली पड़ी है, उस पर कोई ये घोषणा कांग्रेस नहीं कर पा रही है कि वो किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको चुनाव नहीं लड़ाएगी। क्या इससे उनकी रणनीति का साफ तौर पर पता चलता है कि वो बीजेपी से टक्कर लेने को तैयार हैं? अब दूसरी बात करते हैं अखिलेश यादव की। दोस्तों, अखिलेश यादव, लाइट चली गई दोस्तों, लाइट चली गई। बीजेपी दावे करती है 24 घंटे जो है बिजली देंगे, और देखिए बिजली चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते हैं कि हम 80 में 80 बीजेपी को हराएंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों राजनीतिक घटनाक्रम हुए, यानी आप मुरादाबाद की बात कर ले, वहां पर जो सिटिंग सांसद हैं एसटी हसन, उनका टिकट काट के रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया। जिस तरह से रामपुर में 2 धड़े सपा के बन गए, यानी जिसको देखो वही जो है नामांकन दाखिल करने सपा की तरफ से दावा करने पहुंचा जा रहा है। या फिर जिस तरह से मेरठ सीट पे 2-3 बार प्रत्याशी बदले गए, यानी पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया, फिर काट के अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, फिर काट के तीसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया। ये स्थितियां बताती हैं कि अखिलेश यादव या तो कंफ्यूज हैं या उन पर दबाव है। अब दबाव किसका है? ये कुछ लोग कहते हैं आजम खान का दबाव है, तो कुछ लोग कहते हैं उन्हीं के पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स हैं, उनका दबाव है। लेकिन इस दबाव में क्या समाजवादी पार्टी को, इस तरह के डिसीजन से क्या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? तो मेरा मानना है तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एसटी हसन जैसे सांसद का, एसटी हसन जैसे नेता का टिकट काटने से जो मुस्लिम समाज है, जो इसको, जो अपने को जो है समाजवादी जो है, जिस मुस्लिम समाज को अपना कोर वोटर मानती है, क्या वो कोर वोटर समाजवादी पार्टी के इस डिसीजन से खुश होगा? क्या समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? वो तो नया ठिकाना ढूंढेगा। दोस्तों, इस तरह के जो डिसीजन हो रहे हैं उससे इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है बीजेपी के साथ फाइट में। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया कि वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और ये डिसीजन बहुत सही भी है। डिसीजन इसलिए सही है क्योंकि साथी क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, कौन किसके दबाव में आया जा रहा है, ये आजकल कुछ भी निश्चित नहीं है। कल तक जो आपके बगल में बैठा था, यानी कांग्रेस के बगल में, राहुल गांधी के बगल में मूंछों पे ताव दे रहा था, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गया, यानी विजेंद्र सिंह। अब कल तक जो गौरव वल्लभ जो है वो कांग्रेस का पक्ष रखते थे, वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। यानी आज के दौर में किसी का निश्चित नहीं है, इसलिए मायावती ने कहा अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और मायावती ने खूब बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया और धड़ाधड़ अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। और प्रत्याशी की घोषणा भी कितनी सटीकता से की, तो दोस्तों ये साफ है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, वो दिखा रहा है कि मायावती बहुत पुख्ता रणनीति लेकर इस चुनाव में चल रही है। साफ उनकी लिस्ट से जाहिर हो रहा है, कोई दबाव नहीं मायावती में, कोई दबाव नहीं। केसी त्यागी हैं, बहुत बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा था कि मायावती किसी से नहीं डरती, ईडी सीबीआई बहुत दूर की बात, भगवान से भी नहीं डरती है। और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि मायावती किसी के दबाव में आने वाली नेता नहीं, वो चाहे बीजेपी
कितना जोर लगा ले, वो मायावती को जो करना है वो करेंगे। मायावती की राजनीति का तरीका अपना अलग है, वो कैडर की राजनीति करती है, यानी वो धरना प्रदर्शन ये सब नहीं करती है। वो सीधे सोच पर बात करती हैं, अपने समाज के उत्थान की बात करती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। 2007 से 12 तक का उनका कार्यकाल जिन्होंने देखा है, जिनको याद है उनका कार्यकाल, वो भी ये बात जानते हैं कि मायावती की राजनीति हो हंगामे की राजनीति नहीं होती, बल्कि रणनीति की राजनीति, एक सोच की राजनीति होती है। और मायावती उसी के तहत धड़ाधड़ अपने प्रत्याशी घोषित कर रही बिना किसी दबाव के। और बीजेपी इस चीज से परेशान है, क्योंकि जहां पे मुस्लिम बाहुल इलाका है, जहां पे मुस्लिम वोटर ज्यादा है, मायावती वहां पे प्रतिनिधित्व दे रही है। और मायावती शुरू से बात कहती आई है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जो वोट प्रतिशत है उसके हिसाब से हिस्सेदारी दी जा रही है। उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जो है वो धर्म जात का हो, उसको उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जा रही है। दोस्तों, रणनीति के मामले में इस समय अगर कोई नंबर 1 चल रहा है तो वो चल रही है मायावती, वो चल रही है बीएसपी। और बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मायावती कभी भी गेम को पलट सकती है, हो भी यही रहा है। देखिए, चुनावी सर्वे निकालने की मायावती 0, चुनावी सर्वे निकालने की बसपा को बहुत बड़ा घाटा, चुनावी सर्वे निकालने की बीजेपी ने कर दिया सुपड़ा साफ। यही चुनावी सर्वे मुंह के बल गिरे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब एग्जिट पोल सामने आए हैं, तो ये जब नतीजे सामने आए तो यही चुनावी सर्वे औंधे मुंह गिर गए थे, यानी शुतुरमुर्ग की तरह इनका मुंह जमीन के अंदर धंसा हुआ था। चुनावी सर्वे हवा बनाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर क्या हवा है ये जनता जानती है। और उसके जो बड़े नेता हैं, यानी अपने अपने दल के नेता, वो अच्छी तरह से बात जानते हैं, वो सर्वे करवाते हैं और इस हिसाब से चुनावी चाल जो है चलते हैं। अब बड़ी बात यह है कि कल एक बहुत बड़ा मामला हुआ, यानी आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, युवा नेता हैं, इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं, उन्होंने नगीना सीट पे एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन संबोधन से उनके एक बात निकलकर सामने आई कि आकाश आनंद बहुत परिपक्वता से अपना भाषण दे रहे थे। दोस्तों, एक बात तय है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जितने राजनीतिक दलों के नेता ये कहते हैं कि अगर भारत की राजनीति को कोई बदल सकता है तो वो देश का युवा बदल सकता है। और बीएसपी में एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही थी किसी युवा नेता की। आकाश आनंद के आने के बाद वो कमी बहुत हद तक पूरी हो गई है, क्योंकि आकाश आनंद ने जब भाषण दिया तो उन्होंने बीजेपी को, उन्होंने कांग्रेस को, उन्होंने समाजवादी पार्टी को, चंद्रशेखर रावण को, सबको लपेट के रख लिया। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी को मुफ्त राशन देने से उसकी जो है समृद्धि नहीं होती, उसका विकास नहीं होता है, बल्कि मुफ्त शिक्षा देने से होती है। बात सही भी है, यानी अगर कोई आपको, आपके बच्चे को रोज छोला भटूरा खिलाए, रोज बढ़िया बढ़िया बिरयानी खिलाए, तो क्या उससे उस बच्चे का विकास होगा? वही अगर एक किताब के 4 पन्ने वो रोज बच्चा पढ़ता है तो उसका बौद्धिक विकास होगा, और जब बौद्धिक विकास होगा तो अपने पैरों पर खड़ा होगा और फिर रोज जो चाहे वो खा सकता है, इतना वो कमा लेगा। तो बड़ी बात ये कही आकाश आनंद ने कि शिक्षा मुफ्त करनी चाहिए। आज डिजिटल इंडिया की बात करती है केंद्र सरकार, लेकिन क्या जो प्राथमिक स्कूल है, क्या जो गांवों के स्कूल है, क्या जो सरकारी स्कूल है वहां कंप्यूटर है? वहां आज बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, लाइट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, इस तरह से। और वहीं अगर प्राइवेट स्कूलों की बात कर ले तो दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है और महंगी महंगी को फीस होती, बड़े और अमीर लोग जो है वहां पर बच्चों को अपने पढ़ाते। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि मुफ्त शिक्षा दी जाए। अब ये बात आकाश आनंद ने कही, तो जाहिर सी बात है आकाश आनंद की जो सोच है वो साफ तौर पर झलकती है कि वो क्या विजन, क्या मिशन लेके अपना चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग, जो बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद रावण का, कि जो लोग ये हो हंगामा करते हैं, पुलिस प्रशासन से डरते हैं, उन पर जो है बाद में वो केस होता है, नेता अपनी नेतागिरी चमका के निकल लेता है, और जो बहुजन के, जो दलित समाज के युवा हैं, वो जो है केसों मुकदमों में फंसते हैं। बहुत बड़ी बात की। तो जब कल
आकाश आनंद ने ये भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, उसके बाद से बीजेपी के कान खड़े हो गए और बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी यानी अब बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत तगड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है। दोस्तों ये बात तय है, भले ही मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स अपने आप को दावा करते हैं कि बहुत सच्ची खबरें दिखाते हैं, वो भले ही कितना दावा करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर टक्कर बीजेपी और बीएसपी की नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन शुरुआत में आगे था, लेकिन इस समय बहुत पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जिस तरह से अपने प्रत्याशियों की घोषणा, अपना बिल्कुल क्लियर विजन और बिल्कुल चुनाव की रणनीतियां सटीक एकदम चली जा रही हैं, वो बीजेपी और बीएसपी की तरफ चली जा रही है। यानी दोनों जो है वो टक्कर ले रहे हैं आपस में। इंडिया गठबंधन अब तीसरा धड़े के रूप में नजर आ रहा है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से अब नाराज माना जा रहा है और कांग्रेस का तो वैसे ही कोई पुरसा हाल नहीं पूछ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मायावती के पास ट्रांसफर हो सकता है। यानी दलित वोट बैंक 20-21% पहले से है और 20-21% मुस्लिम वोट बैंक भी ट्रांसफर होगा। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए और वर्ग और धड़े के लोगों का जो वोट ट्रांसफर होगा मायावती को, तो लगभग 45-50% वोट बैंक जो है वो मायावती के पास आ सकता है। और आपको बता दें, जैसे क्रिकेट में आखिरी बॉल और आखिरी तक टिके रहना मायने रखता है, वैसे ही चुनाव में एक एक वोट और आखिरी तक जो रणनीतियां चली जाती हैं वो मायने रखती हैं। क्योंकि कोई सर्वे, कोई व्यक्ति, कोई बड़े से बड़ा आदमी ये दावा नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक दावा नहीं कर सकता है कि हम ही जीतेंगे। जनता के मूड पर होता है, जनता के वोट पर होता है। और जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद ने कल चुनावी सभा को संबोधित किया, मीडिया में भी वो खूब छाए रहे, सोशल मीडिया में भी छाए रहे, उससे साफ पता चलता है कि अब जो है बीजेपी और बीएसपी की टक्कर है। उत्तर प्रदेश के महागढ़ पे अगर किसी को कब्जा करना है तो इन दोनों दलों में खूब जबरदस्त फाइट होनी है और बड़ा वोट बैंक जो है मायावती की ओर ट्रांसफर हुआ है, ये बात सच है। और उसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी को मायावती परास्त कर सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बात तय मानी जा रही है। दोस्तों अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना, आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से समझाता ऐसे हूं कि जो राजनीति को समझना चाहते हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में समझ लें, ना किसी इधर लाग लपेट की, ना कुछ ऐसी वैसी बातें कि उनको समझने में बहुत दिक्कत हो। इसलिए मैं अपनी दर्शकों को इसी तरह समझाता हूं कि लोग समझें और वोट की कीमत अपने समझें, क्योंकि एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।